3-4 दिन से एपिसोड नहीं आ रहे थे इसके। अब स्टार्ट कर दें दोबारा से। मैं बाहर गया हुआ था, इस वजह से नहीं आ पा रहे थे एपिसोड। और बाकी सीरीज़ के भी एपिसोड अब आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। बाकी नए चैनल भी बनाऊंगा, मैं बहुत जल्दी बना दूंगा। और इसी वीक में सारे एपिसोड में देता रहूँगा अल्टरनेट करके। एक नया एपिसोड आपको डेली मिल जाएगा किसी न किसी सीरीज़ का। और आज सारे सीरीज़ के अपलोड कर दूंगा मैं इस एपिसोड। और बाकी मैं 3-4 दिन से था नहीं, इस वजह से नहीं आ पा रहे थे एपिसोड। अब आएंगे डेली पहले की तरह। और आज सारे सीरीज़ के एपिसोड अपलोडिंग हो जाएगी। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज के बाकी 2 एपिसोड शाम तक अवेलेबल हो जाएंगे। और एक स्टोरी मंडे से हम लोग नई स्टोरी डाल देंगे, फिर कल ही अपलोड हो जाएगी अगर एपिसोड रेडी हो गए तो। और इसके 7 बजे और 9 बजे तक एपिसोड इसके सारे अवेलेबल हो जाएंगे ड्रैगन लॉर्ड के। डेविल रेस के यूनिवर्स कैंडिडेट्स में से एक टॉप डेमन जीनियस बुनान के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने बुनान के हमले को रोक दिया। डेमन जीनियस ने ठंडे स्वर में कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि यदि लड़ाई की हलचल बहुत ज्यादा हुई तो ये फॉर्मेशन की सीमाओं को तोड़ देगी और डीमंस को आकर्षित कर लेगी और तब सभी मारे जाएंगे। अगर बुनान खुद मरना चाहता है तो वह दूसरों को इसमें न घसीटे। डेमन जीनियस का पूरा शरीर डेविल ची से ढका हुआ था और वह साफ तौर पर बुनान को आगे बढ़ने से रोकना चाहता था। वो शिवम की मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन शिवम और बुनान के बीच की लड़ाई बेहद खतरनाक परिणाम ला सकती थी। पहला कारण ये था कि शिवम और रूपाली की फाइटिंग पावर बहुत ज्यादा थी और इन की ओर से वे शीर्ष स्तर की ताकत माने जाते थे। अगर वे बुनान के हाथों मारे जाते तो इन की कुल शक्ति काफी कमजोर हो जाती। दूसरा कारण ये था कि दोनों की ताकत इतनी अधिक थी कि बुनान उन्हें तुरंत खत्म नहीं कर सकता था। अगर उन्हें सेकंड्स में नहीं मारा जा सका तो दोनों पक्षों की लड़ाई बेहद उग्र हो जाती और उसकी तरंगे फॉर्मेशन की सीमा तोड़कर डीमंस को बुला लेती, जिससे सभी खतरे में पड़ जाते। इन्हीं कारणों से डेमन क्लैन का ये जीनियस सामने आया। रजत की सोच भी बिल्कुल यही थी। बुनान का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन डेमन जीनियस और रजत के हस्तक्षेप के बाद वह शिवम पर हमला नहीं कर सका। दरअसल वो खुद भी इन खतरों को समझता था और भीतर से डर भी रहा था। जब उसने पहले वार किया था तब उसे अंदाजा नहीं था कि शिवम इतना मुश्किल प्रतिद्वंद्वी निकलेगा। अब जब उतरने के लिए रास्ता मिल गया था तो वह स्वाभाविक रूप से पीछे हट गया। बुनान ने ठंडे स्वर में कहा कि इस बार विजय और नी भाइयों के सम्मान में वह शुभम को अभी के लिए छोड़ रहा है, लेकिन डेमन के साथ ये लड़ाई खत्म होने के बाद वह कीमत वसूलेगा। शिवम ने उपहास भरी हंसी हंसी। बुनान खुद को बहुत ताकतवर समझ रहा था, लेकिन असल में वह बस कल्टिवेशन में उससे 2 स्तर ऊपर था। अब शिवम की कल्टिवेशन भी डिवाइन एम्परर के 5th लेवल के करीब पहुंच चुकी थी और ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वह ब्रेक थ्रू कर लेगा। जैसे ही वह डिवाइन एम्परर्स 5th लेवल में पहुंचेगा, दोनों के बीच की फाइटिंग पावर पूरी तरह उलट जाएगी। तब कीमत कौन चुकाएगा ये साफ हो जाएगा। शिवम की उस तिरस्कार भरी मुस्कान को देखकर बुनान की आंखों में हत्या की चमक आ गई और उसकी सांसें तेज हो गईं। वह सच में उसी पल वार कर शिवम को खत्म करना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे रोक लिया। गुस्से से भरे चेहरे के साथ वह मुड़कर चट्टान के पास जाकर बैठ गया और अपनी सांसें ठीक करने लगा। डेमन जीनियस बिना किसी भाव के वहां से चला गया और रजत ने शिवम की ओर एक दोस्ताना मुस्कान फेंकी और फिर वह भी हट गया। चारों ओर मौजूद लोग धीमी आवाज में बातें करने लगे। वे हैरान थे कि शुभम की ताकत इस स्तर तक पहुंच गई थी कि बुनान भी उसे कुछ नहीं कर सका। कुछ को याद आया कि जब वह और रूपाली चर्चाओं में थे तब वे सिर्फ किंग रेल्म के प्रतिभाशाली कल्टिवेटर्स माने जाते थे और मुश्किल से क्वाजी एम्परस का सामना कर पाते थे। इतनी कम समय में शिवम की ताकत गॉड्स रेल्म में भी प्रभाव डालने लायक हो गई थी। यह वाकई चौंकाने वाला था। लोगों ने रूपाली को भी याद किया क्योंकि उसकी प्रगति की गति भी उतनी ही तेज थी। अगर वे इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो भविष्य में यूनिवर्स एरोगेंस लिस्ट में उनका नाम आना तय था। इन चर्चाओं को सुनकर बुनान और ज्यादा परेशान हो गया, मानो उसकी इज्जत को शिवम ने अपने पैरों तले रौंद दिया हो। डेमन जीनियस ने उसे संदेश भेजा कि वह अपने मन को शांत करे और बाद में कंबाइंड स्ट्राइक टेक्निक पर ध्यान दे, क्योंकि यह सब उनकी जान से जुड़ा है। डेमन को हराने के बाद बाहर निकलने पर शुभम को मसलना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। बुनान ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। कुछ समय बाद राजट, बुनान और डेमन जीनियस ने फिर से कंबाइंड अटैक टेक्निक का अभ्यास शुरू किया।
ये टेक्निक टर्टल क्लैन की एक रहस्यमयी कला थी जिसे सीखना आसान नहीं था और इसके लिए लगातार अभ्यास की ज़रूरत थी। पलक झपकते ही शिवम को वहां आए 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में इना की ओर से लगातार लोगों को बाहर भेजा गया ताकि हालात की जांच की जा सके, लेकिन बाहर जाने वालों में से बहुत कम लोग लौटे। साफ था कि बाहर जाना बेहद खतरनाक था और ज़्यादातर लोग मारे जा रहे थे। तीसरे दिन तो 8 लोग भेजे गए लेकिन एक भी वापस नहीं आया। इससे सबके मन में भारी दबाव छा गया, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा हो। अचानक जमीन और आसमान जोर से कांप उठे, जैसे पूरी दुनिया हिल रही हो। सबके चेहरे बदल गए और लोग घबरा गए कि कहीं डीमंस ने उन्हें ढूंढ तो नहीं लिया। तभी आकाश में किसी भारत मिट्टी के टूटने जैसी आवाज हुई और आसमान में एक दरार खुल गई जो तेजी से फैलने लगी। उस दरार से एक के बाद एक आकृतियां निकली और वे सभी डीमंस थे। उनकी संख्या कम से कम 1000 थी। भीड़ में हाहाकार मच गया। किसी ने चिल्लाकर बताया कि आगे चल रहा डेमन कोगा है, डेमन ईवल कोगा। वह डेमन मानव जैसा दिखता था, गठीला शरीर, लाल आर्मर पहने हुए, लंबे लाल बाल हवा में लहरा रहे थे मानो जलती हुई लपटें हों। उसके हाथ में एक विशेष मैजिक नाइफ थी जो लाल आग की तरह चमक रही थी और जिस पर डेविल फायर नाच रही थी। इस कोगा का नाम शिवम पहले ही कई बार सुन चुका था। उसी की वजह से डेमन और इनर के बीच का संतुलन पूरी तरह टूट गया था। यह व्यक्ति डिवाइन एम्परर के 6th लेवल में कल्टिवेशन रखने वाला 5 स्तर पार कर लड़ सकने वाला पियरलेस डेमन था। इनर की ओर अफरातफरी मच गई। कोगर ने अपनी मैजिक नाइफ लहराते हुए घोषणा की कि हेवनली पैलेस के इन कीड़ों का सफाया आज तय है। बाकी डीमंस भी गरजते हुए आगे बढ़े और बिजली की तरह इनर के लोगों पर टूट पड़े। उनके शरीर अभी पहुंचे भी नहीं थे कि भयानक हमले इनर की ओर उमड़ पड़े। योगेश और अन्य बैटल क्लैन के सदस्यों ने गुस्से में चिल्लाते हुए जवाबी हमला किया और देखते ही देखते इनर के सभी लोगों ने पूरी ताकत के साथ डीमंस का सामना करना शुरू कर दिया। इनर की ओर मौजूद लोग अब केवल पलटकर वार ही कर सकते थे। हालात ऐसे थे कि कोई भी चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। गड़गड़ाहट के साथ दोनों पक्षों के हमले हवा में टकरा गए। भयानक शक्ति चारों दिशाओं में फैल गई, धरती और शून्य को चीरती हुई आगे बढ़ी। इस क्षेत्र को ढकने वाला विशाल फॉर्मेशन भी उस उग्र ताकत से कांप उठा और जगह जगह फटने लगा। एक ही झटके में दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गईं। अगले ही पल चीख पुकार गूंज उठी। टक्कर होते ही कई लोग गिर चुके थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इनर की स्थिति पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी थी। लड़ाई शुरू होते ही कोगर की निगाहें सीधे रजत, बुनान और डेमन जीनियस पर जा टिकी। रजत के नेतृत्व में ये तीनों हवेनमियाओं की रहस्यमयी चालों पर कदम रखते हुए आगे बढ़े। उनके शरीर लगातार चमकते रहे और एक अजीब सा ट्रेजेक्टरी बन गया। अचानक एक दिव्य प्रकाश फूटा और लगातार 2 डेमन जीनियस मारे गए। यहाँ तक कि डिवाइन एम्परर 6th लेयर का एक शीर्ष डेमन जो 4 स्तर पार कर लड़ सकता था, खून उगलते हुए पीछे की ओर जा गिरा। कोगर ने यह देखकर रुचि भरी मुस्कान दिखाई और कदम आगे बढ़ाया। उसकी आभा ज्वालामुखी के फटने जैसी थी। किसी में भी कोगर के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, यहाँ तक कि बाकी डीमंस भी उससे दूरी बनाए हुए थे। कोगर ने ठंडे स्वर में कहा कि बाकी लोग हटकर दूसरों से निपटें, इन तीनों को वह खुद संभालेगा। कहते ही वह राजट और उसके साथियों की ओर लपका। उसके हाथ की मैजिक नाइफ अचानक तेजी से बढ़ी और भारी वेग के साथ तीनों पर वार हुआ। यह वार इतना भयानक था कि सामान्य डिवाइन एम्परर 9th लेयर भी इसे सह नहीं पाता। राजट ने जोर से चिल्लाकर कहा कि कोगर को रोकना होगा। तीनों ने कंबाइंड अटैक टेक्निक को पूरी ताकत से चलाया। आकाश में चमकती दिव्य रोशनी भर गई और एक प्राचीन कछुए के खोल का आकार प्रकट हुआ। भयंकर धमाके के साथ कोगर की आगसी लाल मैजिक नाइफ उस खोल पर गिरी। खोल जोर जोर से कांपने लगा, फिर चरमराहट की आवाज आई और वह दरारों से भर गया। अंततः एक आखिरी झटके में वह टूटकर बिखर गया। हालांकि कोगर का वार भी रोक लिया गया था। रजत और बाकी 2 लोग हैरान होने के बावजूद राहत महसूस कर रहे थे। कम से कम कोगर का हमला रोका जा सका था। उसी समय रजत ने चिल्लाकर आदेश दिया कि सभी लोग पूर्वी घाटी की ओर पीछे हटे, जहां उनका आखिरी बचाव तैनात था। इनर के लोग पीछे हटने लगे लेकिन डीमंस ने उन्हें जाने नहीं दिया। मारो किसी को मत छोड़ो जैसी डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। कई डेमन जीनियस बेहद शक्तिशाली थे, बिल्कुल रजत और बुनान के स्तर के। उन्हीं में नमन भी था जिसने पहले शिवम से लड़ाई की थी। नमन ने एक इनर कल्टीवेटर को पकड़कर फाड़ डाला और फिर उसकी नज़र शिवम पर पड़ी।
वह दहाड़ते हुए शिवम की ओर दौड़ा। शिवम ने भी तुरंत मुक्का चलाया और एक 4 स्तरीय डेमन जीनियस को चीर डाला। दोनों मीटियर्स की तरह टकराए। जबरदस्त धमाका हुआ। शिवम पीछे हटा लेकिन नमन का हमला भी रुक गया। ये देखकर आसपास के इन कल्टिवेटर्स को थोड़ी राहत मिली और वे तेजी से पूर्व की ओर भागे। शिवम ने पूरी ताकत से नमन से मुकाबला किया। वह उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी ही सीमा तोड़ने के लिए लड़ रहा था। उसे पता था कि अगर वह डिवाइन एम्परर 5th लेयर में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया तो उसकी हालत भी खतरनाक हो जाएगी। नमन ने शिवम को पूरी तरह दबा रखा था। कुछ ही समय में शिवम का शरीर बुरी तरह घायल हो गया। हड्डियां टूटी और खून बहने लगा। दूर से रूपाली उसे देखकर चिंतित हुई और मदद करना चाहा, लेकिन शिवम ने उसे स्वयं पर भरोसा रखने का संकेत दिया। रूपाली ने दूसरे डेमन जीनियस को तीरों से रोका ताकि इन पर दबाव कुछ कम हो सके। पूर्वी घाटी की ओर कई लोग किसी तरह भागने में सफल हुए, हालांकि हताहत लगातार बढ़ रहे थे। आकाश में सबसे निर्णायक लड़ाई रजत और कोग के बीच चल रही थी। दर्जनों चालों के बाद रजत और उसके साथी साफ तौर पर पिछड़ रहे थे और धीरे धीरे हार की ओर बढ़ रहे थे। राजट के साथ मौजूद तीनों लोगों ने कोग से दर्जनों चालों तक मुकाबला किया। ये पहले ही उनकी पूरी सीमा थी। वह भी केवल कंबाइंड स्ट्राइक टेक्निक की वजह से ही संभव हो सका था। अगर ये तकनीक न होती तो वे कब के हार चुके होते और पूरी तरह कुचल दिए जाते। इसके बावजूद वे लगातार पीछे धकेले जा रहे थे। सौभाग्य से इन पक्ष के बाकी अधिकांश लोग लगभग पूरी तरह ईस्ट वैली में पहुंच चुके थे। अब हमें भी पीछे हटना होगा, रजत ने बुनान को संदेश भेजा। तेज धमाके के साथ उन्होंने फिर से एक टर्टल शेल एकजुटता किया जिसने कोग की तलवार को रोका, लेकिन टर्टल शेल फिर से टूट गया। टूटते हुए उसकी झटकेदार शक्ति सीधे उन पर आ गिरी, जिससे तीनों के शरीर कांप गए और उनके चेहरे पीले पड़ गए। हालांकि उसी झटके की मदद से उन्होंने खुद को पीछे उछाल लिया और ईस्ट वैली की ओर भागते हुए घाटी में प्रवेश कर गए। भागना चाहते हो? तुम सब यहीं रह जाओ, कोगर ने ठंडे स्वर में गरजते हुए फिर से तलवार चलाई। उसी क्षण रूपाली ने जोर से चिल्लाया, शुभम पीछे हटो, और एक तीर चला दिया। वो तीर सीधे नमन की ओर गया। नमन जब रूपाली के तीरों का सामना कर रहा था, उसी मौके का फायदा उठाकर शिवम पीछे हटा और ईस्ट वैली की ओर तेजी से बढ़ गया। असल में शिवम पहले ही ईस्ट वैली के काफी पास पहुंच चुका था। नमन के साथ लड़ते समय वह जानबूझकर या अनजाने में लगातार ईस्ट वैली की दिशा में खिसक रहा था। वह नमन से लड़कर अपनी क्षमता को उत्तेजित करना चाहता था ताकि ब्रेक थ्रू कर सके, न कि मरने के लिए। इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से अपने लिए पीछे हटने का रास्ता छोड़ा था। रूपाली, जो लगातार इधर उधर घूमते हुए युद्ध कर रही थी, पहले से ही ईस्ट वैली के और भी करीब थी। इसलिए जैसे ही मौका मिला, शिवम और रूपाली दोनों घाटी में दाखिल हो गए। घाटी में प्रवेश करते ही आसपास का हेवन एंड अर्थ वातावरण अचानक बदल गया और पूरी तरह अलग सा लगने लगा। यह एक फैंटम अरे था। भले ही डीमंस भीतर घुस आते वे उनके पदचिह्न नहीं ढूंढ पाते। इसके बाद उनके शरीर पर लगे जेड चाम चमक उठे और शिवम ने एक शक्ति को खुद को ढंकते हुए महसूस किया। शिवम ने कोई विरोध नहीं किया और उस शक्ति को खुद को खींचने दिया। अगले ही पल उसका शरीर वहीं से गायब हो गया और जब उसने होश संभाला तो वह खुद को जमीन के नीचे पा रहा था। यहाँ भी फॉर्मेशन मौजूद थी। फैंटम फॉर्मेशन के भीतर एक स्वतंत्र फॉर्मेशन थी जो उन्हें अंडरग्राउंड ले जाती थी, और जमीन के नीचे एक सुरंग थी जो आगे की ओर जाती थी। रूपाली उसके साथ ही थी। इसके अलावा इनके अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। चलो आगे बढ़ो, इनके कुछ लोगों ने पुकारा और सभी सुरंग के भीतर तेजी से आगे बढ़ गए। सुरंग के अंत में एक और फॉर्मेशन था। उसमें कदम रखते ही उनके शरीर चमके और वे फिर से गायब हो गए। अगले ही पल वे जमीन के ऊपर प्रकट हुए, लेकिन पहले वाले क्षेत्र से काफी दूर। इनके पास छिपने के लिए एक ही जगह नहीं थी। पहले ही राजट ने इस विस्तृत क्षेत्र में कई अलग अलग जगहों पर फॉर्मेशंस बिछा दी थी ताकि संकट में छिपा जा सके। इस बार वे बस एक नए हाइडिंग प्लेस में पहुंचे थे। लगातार लोग उनके पास प्रकट हो रहे थे, लेकिन रजत, बुनान और डेमन जीनियस अभी तक दिखाई नहीं दिए थे। सभी के दिलों की धड़कन तेज हो गई। तीनों ही सबसे शक्तिशाली थे। अगर वे नहीं बच पाए तो इस बार इन सच में पूरी तरह खत्म हो जाता। सौभाग्य से थोड़ी ही देर बाद वॉइड चमका और 3 आकृतियां प्रकट हुईं। वे रजत, बुनान और डेमन जीनियस थे।
तीनों के चेहरे पीले थे, सांसें भारी थीं और उनके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। साफ था कि तीनों गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन आखिरकार वे बच गए थे। ब्रदर विजय, क्या आप लोग डीमंस से छुटकारा पा सके? कहीं वे हमारा पीछा तो नहीं करेंगे? किसी ने चिंता से पूछा। चिंता मत करो, रजत ने कहा। पीछे की फॉर्मेशंस अपने आप नष्ट हो जाएंगी। वे हमारा पीछा नहीं कर सकते और न ही कुछ समय तक हमें ढूंढ पाएंगे। घायल साथियों को आराम करने दो। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने चारों ओर देखा तो दिल और भारी हो गया। यहाँ सिर्फ करीब 300 लोग ही पहुंच पाए थे, जबकि पहले 500 लोग थे। यानी पिछली लड़ाई में इन के लगभग 200 लोग डीमंस द्वारा मार दिए गए थे। इन की ताकत लगातार घटती जा रही थी। ऐसी स्थिति में हालात उनके लिए और भी प्रतिकूल होते जा रहे थे। सब लोग पहले आराम करो, रजत ने कहा। वह एक जगह बैठ गया, पैरों को मोड़कर ध्यान मुद्रा में बैठा, कुछ मेडिसिनल पिल्स निगली और उपचार करने लगा। बाकी लोगों ने भी जगह जगह बैठकर ध्यान किया। इस लड़ाई में हर कोई किसी न किसी स्तर पर घायल था और उन्हें विश्राम की जरूरत थी। शिवम ने भी एक जगह बैठकर इंस्क्रिप्शन पावर को चलाया और उसकी चोटें तेजी से भरने लगीं। पिछली लड़ाई में वह गंभीर रूप से घायल हुआ था, लगभग उसी स्तर तक जैसे पिछली बार नमन से लड़ते समय, लेकिन उसी के साथ उसकी पोटेंशियल भी बेहद उभरी थी। इस बीच बाहर भारी गड़गड़ाहट के साथ जमीन हिलती रही। बड़ी संख्या में डीमंस हवा में खड़े थे और ईस्ट वैली को पूरी तरह समतल कर रहे थे। कम वक्त वह लड़का फिर भाग गया। अगली बार मिला तो उसकी खाल उधेड़ दूंगा, नमन ने दहाड़ते हुए कहा। बाकी डीमंस भी बेहद नाराज थे। कोगा हवा में खड़ा था, उसकी आंखें तलवार की तरह ठंडी थीं। यह अस्थायी ग्रह इतना बड़ा है, वे ज्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। पूरे स्तर पर तलाशी शुरू करो, समन्स जारी करो। हमें हर हाल में इन के लोगों को ढूंढ निकालना है, कोगा ने आदेश दिया। इस अस्थायी ग्रह पर कोगा सबसे शक्तिशाली डेमन था, इसलिए बाकी डीमंस ने स्वाभाविक रूप से उसके आदेश माने। हजारों डीमंस ने फिर से समूह बनाए और बड़े पैमाने पर खोज शुरू कर दी। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। नए हाइडिंग प्लेस में 2 दिनों के बाद ज्यादातर लोगों की चोटें लगभग ठीक हो चुकी थीं। शिवम की चोटें भी पूरी तरह भर गई थीं। न सिर्फ वह पीक कंडीशन में लौट आया था, बल्कि उसकी अवस्था और भी ऊंचे स्तर तक पहुंच गई थी, डिवाइन एम्परर 4th लेयर की सीमा तक। ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, अफसोस, शिवम ने हल्की निराशा से सोचा। वह चाहता था कि इस मौके पर सीधे डिवाइन एम्परर 5th लेयर में प्रवेश कर जाए। मौका लगभग था भी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी कोशिकाओं में जमा पोटेंशियल पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। 4th लेयर की सीमा तक पहुंचने के बाद आगे बढ़ने के लिए शक्ति पर्याप्त नहीं थी। शिवम ने मन ही मन आह भरी और फिर ईमानदारी से एल्फ वुडन हार्ट निकाला, उसे सी शो करने लगा ताकि नई पोटेंशियल जमा कर सके। दिन बीतते गए और फिर 5 दिन पलक झपकते ही निकल गए। इन 5 दिनों में डीमंस उन्हें नहीं ढूंढ पाए, जिससे उन्हें सांस लेने का थोड़ा मौका मिला। 5 दिन बाद लगभग सभी की चोटें पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। शिवम ने भी कोशिकाओं में पोटेंशियल को फिर से 100% तक भर लिया। इसकी कीमत थी करीब 9000 एल्फ वुडन हार्ट्स। एल्फ रेस से मिले लगभग 50,000 एल्फ वुडन हार्ट्स में से अब सिर्फ आधे ही बचे थे। पोटेंशियल तो पूरी तरह भर गया है, लेकिन डिवाइन एम्परर 5th लेयर में ब्रेक थ्रू के लिए अब भी एक आखिरी कदम बाकी है, शिवम ने सोचा। फिर उसकी नज़र एक दिशा में गई। वह दिशा एंजल क्लैन के जीनियस की थी, जहां बुनान मौजूद था। शिवम की आंखों में अचानक तेज चमक कौंध गई। शिवम अब डिवाइन एम्परर के 5वें स्तर से केवल एक कदम दूर था। ये दूरी देखने में बस एक पतली सी रेखा जैसी लगती थी, लेकिन अगर सामान्य क्रमिक साधना से आगे बढ़ा जाए तो शायद इसमें बहुत लंबा समय लग सकता था। मगर अगर लगातार तीव्र दबाव डालकर उसकी क्षमता को उकसाया जाए तो ये ब्रेक थ्रू बहुत जल्द संभव हो सकता था। लेकिन इस समय यहाँ कोई डेमन मौजूद नहीं था, केवल इन के लोग थे जिनसे वह लड़ सकता था, और पूरे इन पक्ष में ऐसे सिर्फ 3 लोग थे जो उसे पर्याप्त दबाव दे सकते थे। एक रजत, दूसरा डेमन रेस का पियरलेस डेमन और तीसरा बुनान। हालांकि रजत और डेमन क्लैन के उस पियरलेस डेमन से शिवम की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। भले ही आपसी स्पारिंग या अभ्यास हो, सामने वाला उसे जान से मारने की नीयत नहीं रखेगा। ऐसे में उस तरह की लड़ाई से शिवम की पोटेंशियल को ज्यादा उत्तेजना नहीं मिल सकती थी।
ऐसे में सबसे उपयुक्त विकल्प बुनान ही था। शिवम के मन में बुनान को चुनौती देने का विचार उठा। वह बुनान की शक्ति का उपयोग करके खुद को डिवाइन एम्परर के 5वें स्तर में प्रवेश कराना चाहता था, लेकिन जब उसकी नज़र रजत और डेमन क्लैन के पियरलेस डेमन पर गई तो उसे मजबूरन यह विचार दबाना पड़ा। अगर वह सच में बुनान से पूरी ताकत से लड़ता तो सेक्ट रश की हलचल बेहद ज्यादा होती। इतनी बड़ी हलचल निश्चित रूप से फैल जाती और डीमंस को आकर्षित कर लेती। उस स्थिति में राजट और डेमन क्लैन का पियरलेस डेमन कभी भी उन्हें लड़ने नहीं देते, बल्कि तुरंत हस्तक्षेप करके लड़ाई रोक देते। इसलिए शिवम ने कुछ देर सोचा और फिलहाल इस विचार को दबाकर चुपचाप साधना करने का निर्णय लिया। उसी समय अचानक जमीन से एक कंपन उठा। सभी चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपनी साधना रोक दी, डिवाइन पावर उछाल दी और पूरी तरह सतर्क हो गए। सबको लगा कि शायद डीमंस हमला करने आ गए हैं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो कोई डेमन दिखाई नहीं दिया। उसके बजाय उन्होंने आकाश में एक चमकती हुई किरण देखी। दूर क्षितिज पर एक प्रकाश स्तंभ आसमान की ओर उठ रहा था और वह उनके द्वारा बिछाई गई फॉर्मेशंस को भेदते हुए सीधे ऊपर जा रहा था। वह प्रकाश स्तंभ काले और सफेद रंग का था। ऐसा लग रहा था जैसे एक सफेद ड्रैगन और एक काला ड्रैगन आपस में लिपटे हुए ऊपर की ओर घूम रहे हों। ये फॉर्ज्ड लैंड के नक्शे का संकेत है। फॉर्ज्ड लैंड का मैप प्रकट हो गया है। किसी ने उत्साह और हैरानी से चिल्लाकर कहा, इस अस्थायी ग्रह पर इनर और डेमन दोनों पक्षों के सुप्रीम एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी फॉर्चून लैंड्स बनाई थी, लेकिन वे बेहद गुप्त रूप से छिपाई गई थी। अगर नक्शा न हो तो उन्हें ढूंढ पाना असंभव था। दोनों फॉर्चून लैंड्स के नक्शे एक ही स्थान पर छिपे हुए थे। केवल तभी वे प्रकट होते हैं जब दोनों पक्षों के बीच युद्ध एक निश्चित समय तक चल चुका हो और मरने वालों की संख्या एक सीमा तक पहुंच जाए। काले और सफेद रंग की ये किरणें ठीक उन्हीं दोनों नक्शों का प्रतीक थीं। और सबसे अहम बात ये थी कि वे बहुत ज्यादा दूर नहीं थीं। दूरी देखकर स्पष्ट लग रहा था कि वे इसी ग्रह के उस आधे हिस्से में थीं जो उनके करीब था। अब सवाल था, क्या वे मैप छीनने जाएं? सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। काले और सफेद रंग की ये विशाल किरणें इतनी स्पष्ट थीं कि उन्हें देख पाना मुश्किल नहीं था। इसका मतलब ये था कि डीमंस ने भी उन्हें जरूर देखा होगा। डीमंस निश्चित रूप से वहां जाएंगे। अगर वे यहां से निकलकर मैप छीनने जाते हैं तो उनका डीमंस से आमना सामना तय है। क्या वे डीमंस के मुकाबले टिक पाएंगे? वहां जाना क्या खुद मौत को बुलाना नहीं होगा? लेकिन दूसरी ओर उनकी मौजूदा स्थिति भी बदतर थी। वे पूरी तरह से डिसएडवांटेज्ड हो चुके थे। हर दिन डीमंस द्वारा पीछा किया जा रहा था। कह सकते हैं कि यह उनके पास आखिरी मौका था। फॉर्चून लैंड का असली उद्देश्य यही होता है, पीछे पड़े पक्ष को पलटवार का एक मौका देना ताकि युद्ध की स्थिति में फिर से सस्पेंस पैदा हो सके। अगर वे इसे छोड़ दें और डीमंस को मैप लेने दें तो डीमंस और भी शक्तिशाली हो जाएंगे, मजबूत और मजबूत, कमजोर और कमजोर। तब इन्हें के लिए सच में कोई उम्मीद नहीं बचेगी। उनका अंत केवल पूर्ण पराजय होगा। क्या हमें ये जुआ खेलना चाहिए? किसी ने धीमी आवाज में पूछा। मुझे लगता है कि हमें लड़ना ही पड़ेगा, वरना हार तय है। यहाँ छिपे रहकर भी कुछ नहीं बदलेगा। डीमंस हमें देर सवेर ढूंढ ही लेंगे। यह इंतजार मौत से ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, बेहतर है लड़ते हुए मरे बजाय यहाँ छिपकर इंतजार करने के। ठीक है, फिर लड़ते हैं। कई लोगों की फाइटिंग इंटेंट भड़क उठी। अंततः सबने मिलकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। आखिरकार सभी की नज़र रजत, बुनान और डेमन क्लैन के पियरलेस डेमन पर गई। वे तीनों इस समूह में सबसे शक्तिशाली थे। अगर वे तीनों जाने से इनकार कर दें तो बाकियों का जाना लगभग बेकार होगा। रजत ने सोचते हुए कहा, मेरे हिसाब से हमें ये जोखिम उठाना चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। हो सकता है डीमंस पहले से ही वहां जाल बिछाकर हमारा इंतजार कर रहे हों। बेहतर होगा कि पहले किसी को भेजकर हालात की जांच करवाई जाए। तुम दोनों क्या सोचते हो? ये कहते हुए उसने बुनान और डेमन क्लैन के पियरलेस डेमन की ओर देखा। मुझे कोई आपत्ति नहीं, बुनान ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे भी नहीं, डेमन क्लैन के पियरलेस डेमन ने सिर हिलाया। ठीक है, पहले जांच के लिए लोग भेजो, रजत ने निर्णय लिया। तुरंत कुछ लोगों को चुना गया और उन्हें बाहर भेजा गया। हालांकि वे लोग अनिच्छुक थे, लेकिन आदेश मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे जगह छोड़कर स्थिति जांचने निकल गए। बाकी सब लोग बेचैनी से इंतजार करने लगे।
कुछ ही देर में जांच के लिए भेजे गए लोग वापस लौट आए। उन्होंने बताया कि उस क्षेत्र के आसपास कोई डेमन नहीं दिखाई दिया। ऐसा लगता था कि सभी डीमंस काले सफेद प्रकाश स्तंभ की दिशा में मैप छीनने के लिए निकल चुके हैं। ये सुनते ही भीड़ में फिर से चर्चा छिड़ गई, मैप छीनने जाएं या नहीं। आखिरी क्षण में कई लोगों का साहस फिर डगमगा गया। आखिरकार शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। डीमंस के साथ मैप के लिए टकराना इस बात की पूरी संभावना रखता था कि न मैप मिलेगा न जान बचेगी। ये सीधा जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। बहुत से लोग फिर से हिचकिचाने लगे। उसी पल वुश शिवम अचानक हवा में उठा। उसके शरीर से जबरदस्त ऑरा फूट पड़ी। बूम शिवम ने जोरदार मुक्का मारा। वह मुक्का वॉइड को चीरता हुआ सीधे बुनान की ओर जा पहुंचा। पूरा दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। किसी को समझ नहीं आया कि शिवम अचानक बुनान पर हमला क्यों कर बैठा। खुद बुनान भी एक पल के लिए चौंका, लेकिन वह पियरलेस डेमन था। उसकी प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। उसने मुंह खोला और एक सफेद सॉर्ड लाइट थूक दी जो सीधे शिवम के मुके से टकरा गई। बूम भीषण धमाके के साथ शिवम का पीउंच फोर्स तलवार की रोशनी से कटकर बिखर गया। तुम मौत को बुला रहे हो, बुनान ने दहाड़ लगाई। उसका भयानक ऑरा फूट पड़ा। 12 पंख फैल गए। पवित्र प्रकाश आकाश तक जा पहुंचा और पूरा डार्क डेमन सेक्रोशन हो उठा। बस यही चालें हैं, आओ दिखाओ, शिवम ने लेंग स्याओ के साथ कहा। उसकी आकृति लगातार ऊपर उठी। उसने अपनी लड़ाकू शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उसका पूरा शरीर चमकदार रोशनी से ढक गया। एक के बाद एक मुंह के निकलते गए भयानक फोर्स लगातार बुनान की ओर बरसने लगी। कॉटिंग डेथ, बुनान गरजा। उसने वॉइड में हथेलियां थाम लीं। एक क्रॉस शेप्ड होली स्वॉर्ड एकजुटता हुई। एंजल विंग्स फड़फड़ाए और वह पवित्र प्रकाश में बदलकर सीधे शिवम पर टूट पड़ा। बूम बूम बूम, दोनों की टक्कर हो गई। भीषण और उग्र युद्ध शुरू हो गया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि अधिकतर लोग अभी तक पूरी तरह समझ भी नहीं पाए थे। शुभम पागल हो गया क्या? उसने अचानक बुनान से क्यों टकरा लिया? पता नहीं, बिना कारण हमला कर दिया, बिल्कुल फेक जी जैसा। वो खुद मरने जा रहा है। इस बार बुनान उसे नहीं छोड़ेगा। क्या वो डीमंस के हाथों मरना नहीं चाहता, इसलिए बुनान के हाथों मरना चाहता है? मगर डीमंस के हाथों मरना और भोजन बनना उससे तो बेहतर भी होगा। चारों तरफ तरह तरह की बातें होने लगी। कोई भी शिवम की मंशा समझ नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि रजत और डेमन क्लैन का पियरलेस डेमन भी स्तब्ध थे। लड़ाई इतनी अचानक फूट पड़ी थी कि जब तक वे हस्तक्षेप करने का सोचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजट और डेमन रेस के पियरलेस डेमन के लिए अब इस लड़ाई को रोकना बहुत देर हो चुकी थी। बल्कि इस समय दोनों का इसे रोकने का कोई इरादा भी नहीं था। कारण साफ था, डीमन स्पष्ट रूप से काले सफेद प्रकाश स्तंभ की ओर मैप को हथियाने जा चुके थे। यहाँ चाहे कितना भी बड़ा हंगामा हो जाए, उससे डीमंस आकर्षित होने वाले नहीं थे। इसके अलावा उनकी नज़र में शिवम का ये कदम पूरी तरह आत्मघाती लग रहा था। उसकी ताकत साफ तौर पर बुनान से कम थी, फिर भी उसने हाई डांग रूप से हमला किया। यह उनके हिसाब से सीधे सीधे मौत को बुलाने जैसा था। हालांकि शिवम भी इन पक्ष की एक अहम कॉम्बैट फोर्स था, इसलिए उन्होंने मन ही मन तय किया कि जब शिवम आधा मरा हुआ हो जाएगा तब वे हस्तक्षेप कर उसे बचा लेंगे। रूपाली भी शुरुआत में चौंक गई थी। शिवम द्वारा बुनान पर अचानक किया गया हमला बहुत ही अप्रत्याशित था, लेकिन इतने समय साथ रहने के बाद वह शिवम को काफी हद तक समझने लगी थी। वह जानती थी कि शिवम कभी भी बिना वजह किसी पर हमला नहीं करता, उसके पीछे जरूर कोई कारण होता है। इसलिए उसने चुपचाप डिवाइन पावर चलाना शुरू कर दिया। वह पूरी तरह तैयार थी, जैसे ही हालात बिगड़े वह तुरंत हस्तक्षेप करेगी। साथ ही अगर शिवम सच में जानलेवा खतरे में पड़े तो उसे बचा लेगी। बूम, शिवम और बुनान के बीच की लड़ाई बेहद उग्र हो चुकी थी। केवल कुछ ही पलों में दोनों दर्जनों बार टकरा चुके थे। बुनान की एनर्जी सच में भयानक थी। वह डेमन रेस के नमन से जरा भी कम नहीं था। जैसे ही उसने पूरी ताकत से हमला किया, शिवम दबाव में आ गया। हालांकि हाल ही में शिवम की कल्टिवेशन डिवाइन एम्परर की चौथी परत के चरम पर पहुंच चुकी थी। उसकी ताकत पहले से कुछ बढ़ चुकी थी, इसलिए उसकी स्थिति नमन के सामने वाली पिछली लड़ाई की तुलना में थोड़ी बेहतर थी। दर्जनों चालों के बाद शिवम पीछे हट गया। उसे लगा कि उसके शरीर की हर मांसपेशी बुरी तरह कांप रही है और अंदरूनी चोटें फट रही हैं। काफी नहीं,
अभी काफी नहीं, फिर से आओ, शिवम चिल्लाया और फिर से हाई डांग रूप से बुनान पर टूट पड़ा। उसका शरीर अभी पहुंचा भी नहीं था कि ग्रेट मैजिक स्वॉर्ड टेक्निक पहले ही निकल चुकी थी। दर्जनों मैजिक स्वॉर्ड्स सीटी बजाती हुई बुनान की ओर दौड़ पड़ी। इसी के साथ शिवम ने ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक और ग्रेट फ्रैगमेंटेशन टेक्निक को चरम सीमा तक चला दिया। उसके मुक्के लगातार गिर रहे थे, उल्काओं की तरह बुनान पर टूटते हुए। एंजल एक्सकैलिबर, बुनान ने जोर से दहाड़ लगाई। उसके शरीर से पवित्र प्रकाश और भी तेज हो गया। उसके चारों ओर से 12 सफेद पंख निकलकर हवा में तैरने लगे और पल भर में वे 12 पवित्र तलवारों, एंजल स्वॉर्ड्स, में बदल गए। वे आकाश को चीरते हुए ऐसे आगे बढ़े मानो पूरा आसमान 2 हिस्सों में कटने वाला हो। सबसे पहले एंजल स्वॉर्ड्स और मैजिक स्वॉर्ड्स टकराई। बूम! धरती हिलाने वाला विस्फोट हुआ। दर्जनों मैजिक स्वॉर्ड्स पल भर में ही टूटकर बिखर गईं। वे केवल एक सांस जितना ही रोक पाईं। इसके बाद एंजल स्वॉर्ड्स सीधी शिवम के मुक्कों से टकराईं। भयानक ऊर्जा पानी की सुनामी की तरह चारों ओर फैल गई। आसपास मौजूद सभी लोग तेजी से पीछे हटने लगे, डर था कि कहीं वे चपेट में न आ जाएं। जमीन की चट्टानें फट गईं, वॉइड फटने लगा और पूरी दुनिया हिलती हुई महसूस हुई। इस क्षेत्र को ढंकने वाली फॉर्मेशन भी जोर जोर से कांपने लगी, उसकी ऊर्जा तक बाहर फैल गई। अगर इस समय आसपास कोई डेमन होता तो वह निश्चित रूप से इस हलचल से आकर्षित हो जाता। यही कारण था कि शिवम पहले ऐसी लड़ाई छेड़ने से बच रहा था। लगातार हुए विस्फोटों के बाद शिवम की आकृति फिर से पीछे उछली। इस बार वह सच में घायल हो गया था। उसके सीने को सॉडलाइट ने भेद दिया था और वहां एक गहरी खतरनाक चोट साफ दिखाई दे रही थी। हाँ, यही है, मुझे महसूस हो रहा है, शिवम बुदबुदाया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके शरीर की हर सेल कांप रही है। उनमें छुपी पोटेंशियल लगातार उभर रही थी। उसकी चोटें तेजी से भर रही थीं। उसी समय वह पोटेंशियल उसकी कल्टिवेशन में बदलने लगी। उसे महसूस हुआ कि डिवाइन एम्परर की 5वीं परत का बॉटलनेक ढीला पड़ रहा है। मानो डिवाइन एम्परर का 5वां स्तर उसे बुला रहा हो। बस एक कदम और शिवम को साफ एहसास था, वह केवल एक कदम दूर था। बुनान क्या बस इतनी ही ताकत है? यही है एंजल क्लैन का 12 विंज एंजल। नाम जितना बड़ा है, असलियत उतनी नहीं। शिवम दहाड़ा, मर जाओ, मैं तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बुनान पागलपन से चिल्लाया। उसकी किलिंग इंटेंट चरम पर पहुंच चुकी थी। एंजल क्लैन का 12 विंज एंजल होने के नाते और कल्टिवेशन में शिवम से 2 स्तर ऊपर होने के बावजूद वह अब तक शिवम को पूरी तरह दबा नहीं पाया था। यह उसके लिए घोर अपमान था। अब उसने तय कर लिया था, चाहे कोई भी रोके, आज वह शिवम को मार डालेगा। द किंग ऑफ एंजल्स, बुनान ने जोर से पुकारा। आकाश तक पवित्र प्रकाश फैल गया। अगले ही पल उसके पीछे एक विशाल आकृति उभरी। वो एक एंजल का फैंटम था, अत्यंत विशाल, जिसके पीछे 12 गोल्डन एंजल विंग्स फैले थे। उसके सिर पर एक मुकुट भी था। यह एंजल किंग का फैंटम था। बूम! एंजल किंग का शैडो प्रकट होते ही भयानक दबाव फूट पड़ा, मानो कोई ज्वालामुखी फट गया हो। एंजल किंग ने हाथ में पकड़ी विशाल एंजल स्वॉर्ड को उठाया और सीधे शिवम पर काट मारा। रंबल! आकाश और धरती दोनों कांप उठे। उस एक वार से वॉइड ढहने लगा। शिवम पर असहनीय दबाव आ पड़ा, मानो पूरी दुनिया उसके ऊपर गिर रही हो। उसकी मांसपेशियां एकदम कस गईं। शुभम! रूपाली घबराकर चिल्लाई। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। बुनान का यह वार इतना भयानक था कि दूरी पर खड़ी रूपाली भी उसकी शक्ति को साफ महसूस कर पा रही थी। उसके हाथ में बैटल बो प्रकट हो चुका था। वह किसी भी क्षण मदद के लिए तैयार थी। मत आना, मुझे खुद करने दो। रूपाली के कानों में शिवम की आवाज गूंजी। उसके हाथ का मूवमेंट वहीं रुक गया। आओ, आओ, इसी वार से मुझे ब्रेक थ्रू दिलाओ। शिवम की आंखों में उन्माद और उत्साह दोनों चमक रहे थे। इस भयानक दबाव में उसके शरीर की मेई सेल की पोटेंशियल उग्र रूप से उभर रही थी। सबसे मजबूत वार! शिवम दहाड़ा। उसकी सारी शक्ति एक पल में विस्फोट की तरह फूट पड़ी। उसका पूरा शरीर प्रकाश के एक शानदार गोले में बदल गया और वह सीधे एंजल किंग की तलवार की ओर उड़ गया। बूम! अगले ही पल दोनों हमले जोरदार टक्कर से भिड़ गए। ऐसा लगा जैसे 2 ग्रह टकरा गए हों। भयानक ऊर्जा चारों ओर फैल गई। जहां जहां वह गुजरी, वॉइड पूरी तरह टूटकर अराजक अंधेरे में बदल गया। पीछे हटो और दूर जाओ।
चारों ओर मौजूद लोग घबराकर चिल्लाए। उन्हें पहले ही लग रहा था कि वे काफी दूर है, लेकिन अब समझ आया कि ये दूरी भी कम थी। ऊर्जा की लहरें उनकी ओर दौड़ रही थीं और सबको फिर से पीछे हटना पड़ा। देखो, शुभम सह नहीं पाया, किसी ने चीख कर कहा। सबने देखा, रोशनी का वह गोला जोर से कांपा और फिर धमाके के साथ जमीन की ओर गिर पड़ा। उल्का की तरह वह जमीन से टकराया। पूरी धरती कंपन करने लगी। पत्थर उछले, मलबा चारों ओर फैल गया। क्या हुआ? सबकी निगाहें उसी दिशा में टिकी थीं। कुछ ही देर में धूल और मलबा बैठा और वहां एक विशाल अंधेरा गहरा गड्ढा दिखाई दिया। हूंफ, मेरे इस वार के नीचे शुभम का बचना नामुमकिन है, बुनान ने ठंडे स्वर में कहा। वह वॉइड में खड़ा था और उसके पीछे एंजल किंग का विशाल सुयिंग अब भी स्पष्ट रूप से मौजूद था। शुभम मर गया। बुनान की बात सुनकर सभी लोग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। क्या इतना शक्तिशाली जीनियस सच में बुनान के एक वार से मारा गया? ये शुभम सच में अपनी ही मौत ढूंढ रहा था। बुनान से साफ तौर पर कमजोर होते हुए भी वह खुद लड़ने चला गया और यही उसका अंजाम होना था। हाँ, बिल्कुल सही हुआ। खुद को ज्यादा समझने का यही नतीजा होता है। कुछ लोग जोर जोर से बोलने लगे। साफ था कि वे बुनान को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। शुभम, रूपाली ने अपने हाथ में बैटल बो कस कर पकड़ ली और उस विशाल गड्ढे की ओर टकटकी लगाए देखती रही। भले ही वह जानती थी कि शिवम का कोई न कोई मकसद रहा होगा, लेकिन ये दृश्य देखकर उसका दिल घबराने से खुद को रोक नहीं पाया। आसमान में रजत और डेमन रेस के ईवल जीनियस भी सिर हिलाने लगे। उनके मन में अफसोस तो था, लेकिन न जाने क्यों दिल के किसी कोने में राहत भी महसूस हो रही थी। शिवम की कॉम्बैट पावर बहुत ज्यादा थी। डिवाइन एम्परर की केवल चौथी परत पर होते हुए भी उसकी ताकत अकल्पनीय थी और इसने उन्हें भी भारी दबाव में डाल दिया था। उसकी कल्टिवेशन उनसे बस 2 स्तर नीचे थी और अगर वह आगे बढ़ गया तो देर सवेर वही उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बन जाता। अगर वे इस संकट से जिंदा निकल भी आते तो भविष्य में शिवम एक भयानक प्रतियोगी होता। अब अगर शिवम बुनान के हाथों मर गया तो एक बड़ा खतरा अपने आप हट गया था। जो भी हो, शुभम की लड़ाकू क्षमता बहुत शानदार थी और डेमन के खिलाफ इस युद्ध में उसने अहम भूमिका निभाई। लेकिन इनको जीत दिलानी है तो आखिरकार फॉर्चून लैंड का चांस ही निर्णायक होगा, डेमन रेस के ईवल जीनियस ने मन में सोचा। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा सदमे से भर गया और उसकी निगाहें उस गहरे गड्ढे पर टिक गईं जहां शिवम गिरा था, क्योंकि उसी क्षण उस गड्ढे के भीतर से एक शक्तिशाली ऑरा फूट पड़ा। यह ऑरा प्रकट होते ही तेजी से ऊपर चढ़ने लगा और पल भर में डिवाइन एम्परर की चौथी परत के चरम तक पहुंच गया। फिर बूम, एक और भी ज्यादा भयानक ऑरा फट पड़ा जिसने डिवाइन एम्परर की चौथी परत की सीमा को तोड़ते हुए सीधे 5वीं परत में प्रवेश कर लिया। ब्रेक थ्रू। इस पल 3 शब्द सबके दिमाग में गूंज उठे। शिवम सच में ब्रेक थ्रू कर गया। अभी अभी सब यही मान रहे थे कि वह बुनान के अल्टीमेट मूव से मारा गया, पूरी तरह गिर चुका है, लेकिन गिरने के बजाय उसने उसी क्षण कल्टिवेशन में ब्रेक थ्रू कर लिया। ये कैसे संभव था? इतनी भयानक चोट खाने के बाद न सिर्फ जिंदा रहना बल्कि ब्रेक थ्रू कर जाना, ये तो किसी राक्षस से भी ज्यादा अविश्वसनीय था। बहुत से लोग हक्का बक्का रह गए, दिमाग सुन्न हो गया। बुनान की आंखें गुस्से से लाल होकर खून जैसी हो गईं। उसके शरीर से किलिंग इंटेंट और भी उग्र हो उठा और उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो गया। उसने अपना सबसे शक्तिशाली वार चलाया था शिवम को मारने के लिए, लेकिन हुआ उल्टा। उसी वार ने शिवम को ब्रेक थ्रू करने में मदद कर दी। असहनीय, बिल्कुल असहनीय। बुनान को लगा जैसे वह गुस्से से फट जाएगा। जलन की आग उसके अंदर धधक उठी। ब्रेक थ्रू करना चाहता है? नामुमकिन, मर जा कमीने। बुनान पागल जानवर की तरह दहाड़ा। उसने पूरी ताकत से हमला किया। उसका हाथ हवा में उठा और उसी समय एंजल किंग की फैंटम के हाथों में मौजूद विशाल एंजल स्वॉर्ड भी गड्ढे की ओर कट पड़ी। यह वार बुनान के उन्माद भरे गुस्से से निकला था और उसकी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा भयानक थी। वो शिवम को ब्रेक थ्रू पूरी तरह होने से पहले ही खत्म करना चाहता था। इस पल उसे डेमन युद्ध की भी कोई परवाह नहीं थी। उसके दिल में बस एक ही लक्ष्य था, शिवम को मारना। अगर शिवम को नहीं मारा तो यही बात भविष्य में उसका हार्ट डेमन बन जाएगी और उसकी कल्टिवेशन को हमेशा बाधित करेगी। बुनान, रुक जाओ, रूपाली चिल्लाई और पूरी शक्ति से एक तीर छोड़ दिया। तीर हवा को चीरता हुआ एंजल स्वॉर्ड से टकराया।
जोरदार धमाका हुआ, रूपाली का तीर फट गया, लेकिन एंजल किंग की तलवार फिर भी नीचे की ओर कटती रही। रूपाली की ताकत अभी बुनान से काफ़ी कम थी। वो एंजल स्वॉर्ड की शक्ति को कुछ हद तक कम कर सकी, लेकिन उसे पूरी तरह रोक नहीं पाए। विशाल एंजल स्वॉर्ड शिवम वाले गड्ढे पर आ गिरी। जमीन फट गई, एक भयानक दरार बनी जो दूर तक फैल गई। लेकिन उसी समय गड्ढे के भीतर से एक चमकता हुआ मुक्का ऊपर की ओर फूटा और सीधे एंजल स्वॉर्ड से टकराया। भयानक विस्फोट हुआ। मुक्का और एंजल स्वॉर्ड दोनों ही चकनाचूर हो गए। अगले ही पल एक आकृति गड्ढे से उछलकर बाहर आई और हवा में खड़ी हो गई। उसका पूरा शरीर दिव्य प्रकाश से ढंका हुआ था, असाधारण और भव्य। वो कोई और नहीं, शिवम था। बुनान से लड़ते हुए शिवम ने आखिरकार अपनी छिपी क्षमता को पूरी तरह जगाया, बॉटलनेक तोड़ा और डिवाइन एम्परर की 5वीं परत में प्रवेश कर लिया। उसकी कॉम्बैट पावर कई गुना बढ़ चुकी थी। लड़ाई अभी अधूरी है, अब तुमसे फिर लड़ते हैं। शिवम आगे बढ़ा। उसके हर कदम पर वॉइड गूंज उठा। कुछ ही कदमों में वो बुनान के करीब पहुंच चुका था। बूम! उसने एक जोरदार मुक्का मारा। मुक्के की शक्ति ने वॉइड को चीरते हुए बुनान की ओर प्रहार किया। इस एक वार से बुनान का पूरा शरीर सिहर उठा। उसे गहरा संकट महसूस हुआ। कटो! बुनान ने दहाड़ लगाई और एंजल किंग की फैंटम से तलवार चलवाई। भयानक धमाका हुआ। इस बार शिवम जरा भी नहीं हिला, जबकि एंजल स्वॉर्ड जोर से कांपी और उसकी चमक मद्धम पड़ गई। बुनान खुद पीछे हटने को मजबूर हो गया। ये कैसे हो सकता है? बुनान अविश्वास से चीखा। अब तुम्हें दबाने की बारी है। शिवम ने गरजते हुए लगातार मुक्के बरसाए। उसके दोनों मुक्कों में अनगिनत रहस्यमय शक्तियां थीं। ग्रेट डिवाइन विंड और ग्रेट फ्रैगमेंटेशन भी उनमें समाई हुई थीं। बुनान चीखा और पूरी ताकत से एंजल किंग फैंटम को नियंत्रित कर शिवम का सामना करने लगा। बूम बूम बूम! कुछ ही पलों में लगातार 10 से ज्यादा विस्फोट हुए। आखिरी टक्कर में एंजल किंग के हाथ की तलवार टूटकर बिखर गई। शिवम बिजली की तरह आगे बढ़ा। एक जोरदार प्रहार में उसने एंजल किंग फैंटम का सिर चकनाचूर कर दिया। पूरा एंजल किंग फैंटम विस्फोट के साथ टूट गया। इसका बैकलैश बुनान पर पड़ा। वह चीखता हुआ खून उगलने लगा और दूर जा गिरा। शिवम ने पीछा किया और एक मुक्का सीधे बुनान के चेहरे पर जड़ दिया। बुनान दर्दनाक चीख के साथ जमीन पर गिरा और उससे भी बड़ा गड्ढा बन गया। वह गड्ढे में पड़ा, जोर जोर से खून उगल रहा था। उसका शरीर ऐंठ रहा था और चेहरा पूरी तरह सूजकर सुअर के सिर जैसा हो गया था। शिवम आगे बढ़ा, किलिंग इंटेंट से भरी आंखों के साथ, मानो अब अंतिम वार करने वाला हो। शुभम रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एंजल क्लैन के कई दूसरे लोग चिल्लाए, लेकिन जब उनकी नज़र शिवम की ठंडी निर्मम आंखों पर पड़ी तो सबके पैर कांप गए। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। शुभम जरा रहम करो। इसी समय रजत ने ऊंची आवाज में कहा। डेमन रेस के जीनियस ने भी आगे बढ़कर समझाया, हाँ आगे हमें डेमन से लड़ना है। बुनान एक अहम कॉम्बैट फोर्स है, कृपया उसे बख्श दीजिए। उन दोनों की आंखों में गहरा जिंग साफ दिखाई दे रहा था। आज जो कुछ हुआ था वह पूरी तरह उनकी कल्पना से बाहर था। अब वे सच में समझ गए थे कि शिवम ने अचानक बुनान पर हमला क्यों किया था। साफ था कि शिवम को यह आभास हो चुका था कि वह ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब है, इसलिए उसने जानबूझकर बुनान जैसे शक्तिशाली विरोधी का दबाव चुना ताकि उसी जबरदस्त प्रेशर के जरिए वह अपनी सीमा तोड़ सके। कई पियरलेस जीनियसेस के साथ ऐसा हो चुका था, यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं भी अपने शुरुआती कल्टिवेशन काल में इस तरह का रास्ता अपनाया था, लेकिन वह सब तब हुआ था जब कल्टिवेशन अपेक्षाकृत कम थी। डिवाइन मोनार्क रेल्म में कदम रखने के बाद ब्रेक थ्रू कठिन हो जाता है और गॉड एम्परर रेल्म में तो यह और भी असंभव जैसा होता है। ऐसे में शिवम का गॉड एम्परर रेल्म में रहते हुए युद्ध के दबाव से ब्रेक थ्रू कर जाना वाकई चौंकाने वाला था। ब्रेक थ्रू के साथ ही शिवम ने बुनान पर पूरी तरह पलटवार करते हुए इतनी भयानक कॉम्बैट पावर दिखाई कि वह राजट और डेमन रेस के जीनियस से भी ऊपर निकल गया। इसी कारण अब उनके बोलने के लहजे में भी सावधानी और सम्मान घुल चुका था। शिवम ने नीचे पड़े बुनान की ओर ठंडी नज़र से देखते हुए कहा, अगर इसे छोड़ना है तो माफ़ी मांगो और खुलकर स्वीकार करो। पहली मुलाकात से ही बुनान उसे दबाने की कोशिश कर रहा था। गब्बट के सामने घुटने टेकने को मजबूर करना, ड्रीम गोद जड़े से स्वीकारोक्ति रिकॉर्ड कराना,
अगर शिवम के पास पर्याप्त शक्ति न होती और रूपाली का साथ न मिलता तो बात कहीं और ही जाती। शिवम कोई ऐसा इंसान नहीं था जो सब कुछ भूलकर आसानी से माफ कर दे। जहां बदला लेने का मौका मिलता वह उसे छोड़ने वाला नहीं था। माफी मांगना नामुमकिन, बुनान दहाड़ा। वह आखिर था कौन? एंजल क्लैन का 12 विंज एंजल, कॉस्मिक कैंडिडेट, एंजल क्लैन का भविष्य का स्तंभ। टैलेंट में वह गैबट से भी ज्यादा पीछे नहीं था, बस उम्र और कल्टिवेशन में अंतर था। ऐसे व्यक्ति के लिए किसी इंसान से हार मानना ही अपमानजनक था और अब उससे माफी मांगना, यह उसकी हैसियत के बिल्कुल खिलाफ था। नामुमकिन। शिवम की आवाज और ठंडी हो गई। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। उसके हाथ हवा में उठे और एक ठंडी मर्डरस ऑरा से भरी मैजिक स्वॉर्ड प्रकट हो गई। तुम ऐसा नहीं कर सकते शुभम, बुनान चीखा। मैं एंजल क्लैन का 12 विंज एंजल हूँ, उनका पिलर हूँ। मुझे मारने का मतलब है एंजल क्लैन से खुली दुश्मनी। वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। बुनान को भरोसा था कि शिवम ये कदम नहीं उठाएगा। 12 विंज एंजल्स बेहद दुर्लभ होते हैं और हर एक के पास गॉड रेल्म तक पहुंचने की संभावना होती है। किसी रेस के लिए ऐसा व्यक्ति अपार मूल्य रखता है। यदि कोई रेस गॉड रेल्म का पावर हाउस पैदा कर ले तो एंशिएंट यूनिवर्स में उसकी हैसियत कई गुना बढ़ जाती है। इसी विश्वास के बल पर बुनान को लगा कि शिवम हाथ नहीं उठाएगा। शिवम हल्का सा मुस्कुराया, उसकी मुस्कान में ठंडा पागलपन था। आगे का क्या होगा वह बाद में देखेंगे। अभी तुमने माफी नहीं मांगी है और मुझे चैन नहीं मिल रहा, यही ज्यादा अहम है। अगले ही पल वो बिजली की तरह आगे बढ़ा। मैजिक स्वॉर्ड सीटी जैसी आवाज करती हुई चली। पुफ, खून हवा में उछल गया। जब शिवम फिर से गड्ढे से बाहर निकला उसके हाथ में एक सिर था, बुनान का सिर। नो नो नहीं। इस बार बुनान की चीख डर से भरी थी। वह अभी मरा नहीं था। इस स्तर पर सिर कटने से तुरंत मृत्यु नहीं होती, लेकिन ये गंभीर घाव था। शिवम ने ठंडी नजर से कहा, तो अब कहो, क्या मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करता? उसके हाथ की उंगलियां जरा सी कस गईं और बुनान को लगा जैसे उसकी आत्मा अभी कुचल दी जाएगी। वो समझ गया कि यह आदमी सच में मार डालेगा, बिल्कुल बिना हिचक। चारों ओर खड़े लोग एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में भय साफ था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई एंजल क्लैन के 12 विंज एंजल के साथ ऐसा कर सकता है। शिवम के प्रति डर कई गुना बढ़ चुका था। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। आखिरकार बुनान टूट गया। मैंने गलती की। मुझे गैबट और तुम्हारे बीच के मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। मुझे घमंड नहीं करना चाहिए था। आगे से जहां भी तुम्हें देखूंगा खुद पीछे हट जाऊंगा। शिवम ने ठंडी सांस ली। इस बार छोड़ रहा हूं। उसने हाथ झटका। बुनान का सिर उड़कर उसके शरीर से जा मिला और फिर से जुड़ गया। बुनान जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था, चेहरा पीला, आंखों में अभी भी मौत का डर कायम था। शिवम ने उसे पूरी तरह नहीं मारा। एंजल क्लैन के साथ आने वाले परिणामों की उसे समझ थी और सबसे अहम बात यह थी कि डेमन से युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। कोगर जैसे शत्रु के सामने बुनान अब भी एक जरूरी ताकत था। शिवम ने चारों ओर नजर दौड़ाकर कहा, डीमंस काफी आगे निकल चुके हैं, अब और देर नहीं करनी चाहिए। अगर दोनों मैप्स डेमन के हाथ लग गए तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। रजत ने सिर हिलाया। सही कहा। अब शुभम ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। उसकी कॉम्बैट पावर हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इनके लिए ये सौभाग्य है। कई लोगों के चेहरों पर राहत और उम्मीद की मुस्कान लौट आई। अब शिवम केवल एक प्रतिभाशाली वॉरियर नहीं था, वह इनकी सबसे मजबूत तलवार बन चुका था। जल्द ही सभी ने अंतिम निर्णय ले लिया और बिना देर किए तुरंत रवाना हो गए। उनका लक्ष्य साफ था, काले और सफेद प्रकाश स्तंभों वाले क्षेत्र में पहुंचकर डीमंस के साथ मैप के लिए भिड़ना। सबसे खराब स्थिति भी यही हो सकती थी कि इनका मैप उनके हाथ आ जाए, क्योंकि उसी में जीत की थोड़ी सी उम्मीद छिपी थी। एक बार फैसला हो जाने के बाद किसी ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वे उस क्षेत्र को छोड़कर तेजी से काले सफेद प्रकाश स्तंभों की दिशा में बढ़ गए। जीनियस और 2 अन्य एंजल्स की मदद से बुनान उड़ते हुए ही उपचार कर रहा था। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल था, लेकिन शिवम को भी बड़ा झटका लगा था। फिर भी उसकी चोटें केवल बाहरी थीं। उसकी मूल शक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, इसलिए उसकी रिकवरी बहुत तेजी से हो रही थी और ज्यादा समय नहीं लगेगा कि वह फिर से अपनी पीक अवस्था में पहुंच जाए। उनकी गति तेज थी और काले सफेद प्रकाश स्तंभ लगातार साफ होते जा रहे थे।
आकाश पूरी तरह उस काले सफ़ेद प्रकाश से ढका हुआ था। ऐसा लगता था कि ग्रह के दूसरे छोर से भी ये दृश्य दिखाई दे सकता है। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि बहुत जल्द इस अस्थायी ग्रह पर मौजूद इनर के सभी वॉरियर्स और डीमंस यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। सौभाग्य से वे लोग उन प्रकाश स्तंभों से बहुत दूर नहीं थे और कुछ ही देर में वहां के करीब पहुंच गए। रास्ते में उन्हें एक भी डेमन नहीं मिला। तभी अचानक सभी को जोरदार झटका लगा और सबकी निगाहें सामने की ओर टिक गईं। उनके सामने एक विशाल पर्वत खड़ा था जो आकाश और धरती के बीच सीधा खड़ा होकर पूरे क्षेत्र को ढक रहा था। ये पर्वत इतना भव्य था कि जैसे आसमान को चीरता हुआ ऊपर तक जा पहुंचा हो। पर्वत के शिखर पर काले और सफ़ेद दो प्रकाश स्तंभ आपस में उलझे हुए ऊपर की ओर उठ रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि पहले यहाँ ऐसा कोई पर्वत नहीं था, वरना कब का खोज लिया गया होता। स्पष्ट था कि यह पर्वत पहले छिपा हुआ था और केवल अब निर्णायक क्षण में ही प्रकट हुआ है। अचानक पर्वत शिखर से भयानक गर्जना और युद्ध के नारे सुनाई देने लगे। दूर से देखने पर पता चला कि बड़ी संख्या में डीमंस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कड़ा प्रतिरोध मिल रहा था। पर्वत शिखर पर चट्टानों से बने हुए अजीब अजीब मॉन्स्टर्स मौजूद थे जो लगातार डीमंस से भिड़ रहे थे। ऊपर चल रही लड़ाई बेहद उग्र थी। ये दृश्य देखकर इन पक्ष के सभी लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि इससे साफ हो गया कि डीमंस अभी तक मैप हासिल नहीं कर पाए हैं। ऐसा लग रहा था कि मैप पाना आसान नहीं होगा। इस पर्वत पर चट्टानों से बने मॉन्स्टर्स तैनात थे और जब तक उन्हें नष्ट नहीं किया जाता शिखर तक पहुंचना असंभव था। कुछ लोगों ने पूछा कि अब क्या किया जाए। अनायास ही कई निगाहें शिवम की ओर मुड़ गईं। वर्तमान स्थिति में उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ इन पक्ष में सबसे अधिक थी और बिना किसी औपचारिक घोषणा के उसका दर्जा सबके मन में काफी बढ़ चुका था। ऐसे में हर कोई उसके विचार जानना चाहता था। शिवम ने शांत स्वर में कहा कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। डीमंस के लिए भी इस पर्वत पर चढ़ना आसान नहीं है। जल्द ही इस अस्थायी ग्रह के दूसरे आधे हिस्से के इनर वॉरियर्स भी यहाँ पहुँच जाएंगे। हमें अपने आप को छिपाकर यहीं इंतजार करना चाहिए ताकि जब वे आएं तो हम एकजुट हो सकें। जब डीमंस लगभग शिखर तक पहुंचने वाले हों तभी अंतिम क्षण में वार करके मैप छीन लिया जाए। सभी ने इस योजना को बेहतरीन बताया और सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में मौजूदा हालात में ये सबसे उपयुक्त रणनीति थी। एक ओर तो इनर की शक्ति बढ़ेगी और दूसरी ओर डीमंस लगातार उन रॉक मॉन्स्टर्स से लड़कर थकते रहेंगे। राजट ने हिडन फॉर्मेशन स्थापित करने की जिम्मेदारी ली। उसकी आकृति जमीन पर तेजी से घूमी, हाथपांव के हर इशारे के साथ जटिल रून्स उभरते और धरती में समाते गए। थोड़ी ही देर में एक इल्यूजन फॉर्मेशन तैयार हो गया जिसके भीतर रहते हुए डीमंस उन्हें खोज नहीं सकते थे। फिर आसपास एम्बुश की व्यवस्था की गई ताकि जैसे ही इनर की दूसरी टुकड़ियां आएं उन्हें तुरंत यहां लाया जा सके। सब कुछ तय होने के बाद वे शांति से इंतजार करने लगे। दूर से शिवम और बाकी लोग पर्वत की लड़ाई को देखते रहे। कोगर डीमंस की अगुवाई करते हुए सबसे आगे था। उसके हाथ में मौजूद विशाल ब्लेड हर वार में तबाही मचा रहा था। उसके पीछे कई ऐसे डीमंस थे जिनकी शक्ति राजट और बुनान से कम नहीं थी और लुओकॉप्स भी उन्हीं में शामिल था। मगर पर्वत शिखर के रॉक मॉन्स्टर्स भी असाधारण रूप से ताकतवर थे। साफ दिख रहा था कि किसी मास्टर लेवल शक्ति ने उन्हें बनाया था। उनके शरीर जादुई हथियारों जितने कठोर थे और यहाँ तक कि कोगर को भी किसी एक मॉन्स्टर को काटने के लिए कई जोरदार वार करने पड़ रहे थे। इससे ये स्पष्ट हो गया कि डीमंस के लिए जल्दी मैप हासिल करना संभव नहीं है। शिवम को इससे और भरोसा मिला कि उनके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। कुछ समय बीतने के बाद पहला रिइंफोर्समेंट दल पहुंचा। ये बैटलिंग सेंट क्लैन का एक टॉप एक्सपर्ट था जिसकी कल्टिवेशन डिवाइन एम्परर के 6ठे स्तर पर थी और जो 4 स्तर पार कर लड़ने में सक्षम था। वह भी यूनिवर्स लेवल कैंडिडेट माना जाता था। उसके साथ 1 दर्जन से अधिक लोग आए थे। वे ग्रह के दूसरे हिस्से से आए थे और आते ही उन्होंने योगेश को सम्मानपूर्वक सलाम किया। हालांकि इस व्यक्ति की प्रतिभा बहुत ऊंची थी, लेकिन वह योगेश से थोड़ी कम थी और क्लैन में उसका दर्जा भी कुछ नीचे था। योगेश ने उनकी स्थिति के बारे में पूछा और उन्होंने विस्तार से हाल बताया। पहले कोगर के नेतृत्व में डीमंस ने ग्रह के आधे हिस्से पर धावा बोला था, जबकि दूसरा आधा हिस्सा अब भी संतुलन में था जहां दोनों पक्षों में भारी सेक्ट रश चल रहा था। जब उन्होंने काले सफेद प्रकाश स्तंभ देखे तो तुरंत यहां की ओर बढ़े। समय के साथ और भी इनर वॉरियर्स पहुंचते गए।
2 दिन के भीतर यहाँ मौजूद लोगों की संख्या 800 से ऊपर पहुंच गई। इनमें ऐसे 3 और शक्तिशाली एक्सपर्ट्स भी शामिल हो गए जिनकी शक्ति राजट और बुनान से कम नहीं थी। ये तीनों उस दूसरे आधे ग्रह के सबसे मजबूत वॉरियर्स थे। इन पक्ष में 3 और शीर्ष स्तर के दानव विरोधी विशेषज्ञ जुड़ जाने से उनकी कुल संख्या लगभग 800 के आसपास पहुंच गई थी, जिससे उनकी समग्र युद्ध शक्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इसे वास्तव में शक्ति का बड़ा उछाल कहा जा सकता था, लेकिन दूसरी ओर डेमन पक्ष भी बिल्कुल पीछे नहीं था। वहां भी बड़ी संख्या में शक्तिशाली योद्धा पहुंच चुके थे और उनकी कुल संख्या पहले से लगभग दोगुनी हो चुकी थी। इनमें नमन के स्तर जैसे कई शीर्ष डेमन और डेमन जीनियसेस शामिल थे। भारी संख्या में डीमंस के शामिल होने से वे पहाड़ पर पहले से कहीं तेजी से चढ़ने लगे थे और केवल 2 दिनों में ही वे पहाड़ की चोटी के बहुत करीब पहुंच चुके थे। ये लगभग तय हो गया था कि लैंड ऑफ फॉर्चून का मैप इसी पहाड़ की चोटी पर मौजूद है। इसी समय शिवम ने सबसे पहले बोलते हुए कहा कि अब कार्रवाई शुरू करने का समय आ गया है। उसके ये कहते ही कुछ लोगों के चेहरे पर असंतोष झलक उठा। ये लोग वे थे जो बाद में इन से आकर जुड़े थे, विशेषकर वे शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ जो स्वयं को बहुत ऊंचा समझते थे। शिवम का इस तरह आगे बढ़कर बोलना जैसे आदेश दे रहा हो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनके मन में सवाल था, शिवम आखिर किस हैसियत से ये तय कर रहा है? लेकिन उन्हें आश्चर्य तब हुआ जब रजत और बाकी प्रमुख लोग बिना किसी विरोध के शिवम की बात पर सहमत होते हुए सिर हिलाने लगे। ये देखकर वे भीतर ही भीतर चकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में रजत जैसे लोग अब शिवम की राय मानने लगे हैं। हालांकि यह विवाद का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने संदेह दबा लिए और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। चलो, शिवम ने हल्की सी गूंजती आवाज में कहा और सबसे पहले आगे बढ़ गया। बाकी सभी भी उसके पीछे पीछे प्रकाश की धाराओं की तरह उड़ते हुए उस विशाल पर्वत की ओर बढ़ चले। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एक साथ आगे बढ़ने से जो विशाल ऊर्जा तरंग उठी उसे डीमंस ने तुरंत महसूस कर लिया। पहाड़ की चोटी पर कोगर ने 2 लगातार वार करते हुए एक रॉक मॉन्स्टर को बीच से चीर दिया और ठंडी निगाहों से इन की ओर बढ़ते समूह को देखने लगा। उसने ठंडे स्वर में कहा कि इन के लोग अब भी मैप के लिए लड़ने की हिम्मत कर रहे हैं, ये तो स्वयं मौत को न्योता देना है। उसने आदेश दिया कि कुछ लोग नीचे जाकर इन को रोकें और वह स्वयं मैप लेकर वापस आकर सबको मार डालेगा। नमन ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा कि कोगर को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन के लोग निश्चित रूप से मारे जाएंगे। उसकी आंखें घृणा और हत्या की भावना से शिवम पर टिकी थीं। 2 बार पहले भी शिवम उसकी पकड़ से बच चुका था जबकि उसकी शक्ति उससे कम थी। यह उसके लिए असहनीय अपमान था। नमन ने मन ही मन कसम खा रखी थी कि तीसरी बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और इस बार वह शिवम का सिर अपने हाथों से अलग करेगा। कोगर के आदेश पर लगभग आधे डीमंस पहाड़ से नीचे उतर आए और इन की ओर टूट पड़े। इनमें नमन जैसे कम से कम 7 शीर्ष डेमन शामिल थे। कोगर स्वयं रॉक मॉन्स्टर्स को मारते हुए ऊपर चढ़ता रहा। दोनों पक्ष आमने सामने आ चुके थे और अगले ही क्षण भीषण टकराव शुरू हो गया। शिवम ने एक घूंसा मारा और बिना पूरी शक्ति लगाए ही 2 डीमंस को मार गिराया। अब जबकि वह पूरी ताकत का प्रयोग कर रहा था तो नमन जैसे डेमन को मार देना उसके लिए कोई असंभव बात नहीं थी। वहीं दूसरी ओर नमन की नज़र शुरू से ही शिवम पर जमी हुई थी। उसने दहाड़ते हुए डेमन क्लॉज चलाए और एक झटके में इन के 2 वॉरियर्स के सिर फोड़ दिए। आसपास के अन्य इन योद्धा डर के मारे उसके पास फटकने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मर जाओ, नमन ने गुस्से से चीखते हुए अपने विशाल डेमन विंग्स फैलाए और भयानक हवा के साथ शिवम की ओर झपटा। शिवम भी पीछे नहीं हटा और सीधे उसकी ओर घूंसा लेकर बढ़ गया। नमन ने गर्जना करते हुए शिवम की बाह पकड़ने की कोशिश की, लेकिन टकराव के क्षण में तेज धमाके के साथ उसकी उंगलियों की हड्डियां चटक गईं और पूरा शरीर पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ही दिनों में शिवम की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वह उससे भी आगे निकल जाए। समान स्तर के योद्धाओं के बीच मामूली अंतर भी जीवन और मृत्यु तय कर देता है। नमन की एक क्षण की चूक ही उसके अंत का कारण बनी। शिवम ने दहाड़ते हुए लगातार घूंसे बरसाए आकाश तक को छलनी कर दिया। नमन का विशाल शरीर शिवम की मार सह नहीं सका और सीधे टुकड़ों में बिखर गया। उसका सिर भी घूंसे से चूर चूर हो गया। इस तरह डेमन पक्ष का एक शीर्ष पावर हाउस वहीं ढेर हो गया। आसपास मौजूद डीमन स्तब्ध रह गए।
उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोगा के बाद उनका सबसे मजबूत योद्धा इतनी आसानी से मारा जाएगा। शिवम ने एक पल भी रुकने के बजाय अपनी पूरी शक्ति उगल दी और प्रकाश से ढके हुए शरीर के साथ अगली पंक्ति के डीमंस पर टूट पड़ा। जहां जहां वह गुजरा डीमंस गुब्बारों की तरह फटते चले गए, मांस और रक्त चारों ओर बिखर गया। शिवम ने डेमन स्पिरिट ब्लड को भी पकड़ लिया और आगे बढ़ गया। दर्जनों डीमंस उसके हाथों मारे जा चुके थे और फिर उसने एक और शीर्ष डेमन को निशाना बनाया। ये डेमन भी डिवाइन एम्परर के छठे स्तर का था और नमन के बराबर की शक्ति रखता था। उसने दहाड़ते हुए विनाशकारी ऊर्जा उगली, लेकिन शिवम के घूंसे ने उस शक्ति को चीरते हुए सीधे उसके शरीर में प्रवेश किया। दोनों के बीच भीषण सेक्ट रश हुआ, परंतु डिवाइन एम्परर के 5वें स्तर तक पहुंच चुका शिवम पूरी तरह हावी था। कुछ ही वारों के भीतर उस डेमन का सीना चीर दिया गया। शिवम ने उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया और लगातार हमले करते हुए उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। कुछ ही क्षणों में एक और शीर्ष डेमन का अंत हो चुका था। इस तरह युद्धभूमि पर तस्वीर तेजी से बदल रही थी और शिवम डेमन पक्ष के लिए एक जीवित प्रलय बन चुका था। शिवम द्वारा लगातार 2 शीर्ष डेमन योद्धाओं का वध करना एक ही क्षण में पूरा हो गया था। उसकी गति इतनी तेज थी कि अधिकांश लोगों को समझने का मौका भी नहीं मिला कि हुआ क्या है। ठीक इसी समय पहाड़ की चोटी पर मौजूद कोगा को आखिरकार होश आया। उसका चेहरा हरेपन से भर गया और बेहद भयानक दिखने लगा। तुम मरना चाहते हो? कोगा दहाड़ उठा। उसने पहाड़ की चोटी पर हमला जारी रखने का विचार तुरंत छोड़ दिया और सीधा मुड़कर शिवम की ओर झपट पड़ा। हालांकि उस समय कोगर और शिवम के बीच अभी भी कुछ दूरी थी। शिवम ने इस अवसर का फायदा उठाया और बिना रुके बाकी डीमंस को मारना जारी रखा। इस बार उसने सीधे शीर्ष डेमन को नहीं चुना, क्योंकि ऐसे डेमन थोड़ी देर तक उसका सामना कर सकते थे। अगर वे कोगा को आते देखकर भागने लगते तो कोगा के पहुंचने से पहले उन्हें पूरी तरह मार पाना आसान नहीं होता। इसलिए शिवम ने उन डेमन योद्धाओं को निशाना बनाया जिनकी युद्धशक्ति थोड़ी कम थी लेकिन जिनकी प्रतिभा बेहद उत्कृष्ट थी। उदाहरण के लिए वे डेमन जो डिवाइन एम्परर के 5वें स्तर या उससे नीचे थे लेकिन 4 स्तरों को पार करके लड़ने की क्षमता रखते थे। ऐसे डेमन नमन से केवल थोड़ा ही कमजोर होते थे, लेकिन उनकी संभावनाएं कम नहीं थीं। उनके डेमन स्पिरिट ब्लड का मूल्य भी अत्यंत ऊंचा था। हालांकि ऐसे डेमन बहुत ज्यादा नहीं थे, फिर भी कुछ मौजूद थे। शिवम एक सफेद डेमन पंखों वाले डेमन की ओर तेजी से बढ़ा और घूंसा मार दिया। जैसे ही उस डेमन ने शिवम को आते देखा वह घबरा गया और पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी गति शिवम के सामने कहां टिकती। घूंसे तूफान की तरह बरसने लगे और पूरी ताकत के साथ डेमन की ओर टूट पड़े, मानो उसे पूरी तरह कुचल देने का इरादा हो। ऐसे हमलों के सामने डेमन की स्थिति बिल्कुल उस साधारण आदमी जैसी थी जो सुनामी के सामने खड़ा हो। या तो वह घूंसे से कुचला जाए या पूरी ताकत से सुनामी को चीर दे। डेमन ने घमंड भरी दहाड़ लगाई और अपने डेमन पंख तेजी से फड़फड़ाए। ठंडी और हड्डियां जमा देने वाली ऊर्जा फैल गई, मानो सब कुछ जड़ कर देना चाहती हो। वास्तव में आसपास की जगह तक जमने लगी शिवम के घूंसे को रोकने की कोशिश में, लेकिन दोनों की युद्धशक्ति के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। शिवम का घूंसा सीधे उस जमी हुई जगह को कुचलता हुआ आगे बढ़ा। जमी हुई हवा कांच की तरह टूट गई और अगले ही पल घूंसा डेमन के शरीर से टकरा गया। एक जोरदार धमाके के साथ डेमन फट गया। उसका डेमन स्पिरिट ब्लड हवा में उछला, जिसे शिवम ने हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया। एक और शीर्ष डेमन का डेमन स्पिरिट ब्लड उसके हाथ में था। यह ऐसा डेमन था जो 4 स्तर पार करके लड़ सकता था, यानी यूनिवर्स लेवल जीनियस कैंडिडेट के बराबर। ऐसे लोगों की संभावनाएं असीम होती हैं और उनके पास डेविल रेल्म तक पहुंचने का मौका भी होता है। इस तरह का डेमन स्पिरिट ब्लड मेरिट पॉइंट्स के हिसाब से बेहद कीमती होता है। अब तक शिवम को इस स्तर के 5 डेमन स्पिरिट ब्लड मिल चुके थे। पहले समोरो के डेमन स्पिरिट ब्लड की कीमत ही लगभग 60,000 मेरिट पॉइंट्स थी। ऐसे 4 स्तरीय पार करने वाले डेमन स्पिरिट ब्लड की कीमत तो कम से कम दुगनी होती। मार डालो! अचानक एक भयानक दहाड़ गूंजी। कोगा पहुंच चुका था। इस समय उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उनमें पागलपन भरी हत्या की भावना साफ दिख रही थी। उसके हाथ में मौजूद जादुई चाकू शिवम की ओर बेरहमी से कट पड़ा। तपती हुई ऊर्जा ने आसपास की जगह तक जला डाला। चाकू की धार हवा को चीरती हुई सीधे शिवम के सिर की ओर बढ़ी। डेमन तलवार! शिवम ने हल्की आवाज में कहा और ग्रेट डेमन स्वॉर्ड टेक्निक का प्रदर्शन किया। उसने हाथ लहराया और एक विशाल डेमन तलवार प्रकट हुई जो कोगा के वार की ओर दबाव डालती हुई बढ़ी।
उसी समय शिवम के पूरे शरीर से चमकदार आभा फूट पड़ी और उसने पूरी ताकत से एक घूंसा मारा। एक डेमन तलवार और एक घूंसा एक के बाद एक कोगर के वार से टकराए। डेमन तलवार सबसे पहले टकराई और कुछ क्षणों तक डटी रहने के बाद जोरदार कंपन के साथ टूट गई। इसके बाद कोगर की धार शिवम के घूंसे से टकराए। भयानक धमाके गूंज उठे। भयावह शक्ति ने आकाश को चीर दिया। इस तरह की ऊर्जा तरंगों को देखकर रजत और बुनान जैसे लोग भी गंभीर हो गए। आखिरकार शिवम का घूंसा कोगर के वार को पूरी तरह रोक नहीं पाया और कट गया। टकराव के क्षण में शिवम पीछे हट गया। बची हुई धार से वह घायल नहीं हुआ, लेकिन उसी ताकत का सहारा लेकर वह काफी दूर जा गिरा। जैसा सोचा था, कोगर की शक्ति अभी भी मुझसे थोड़ी अधिक है। यह विचार शिवम के मन में उभरा। कोगर की युद्ध शक्ति बेहद डरावनी थी। उसकी हर मांसपेशी भयावह ताकत से भरी थी और उसका जादुई चाकू तो और भी खतरनाक था। वह गॉड रेल्म में 5 स्तर पार करके लड़ सकता था, जो शिवम से थोड़ा ऊपर था। समान स्तर पर भी कोगर की शक्ति फाइटिंग गॉड से कम नहीं थी। उसकी कल्टीवेशन शिवम से 1 स्तर अधिक थी, इसलिए सीधे मुकाबले में शिवम स्वाभाविक रूप से कमजोर था। लेकिन शिवम का इरादा कोगर से अभी निर्णायक लड़ाई करने का नहीं था। पीछे हटते ही उसने दिशा बदली और पहाड़ की चोटी की ओर तेजी से बढ़ गया। भागना चाहते हो? मर जाओ, कोगर दहाड़ा और पीछा करने लगा। कोगर को याद था कि पिछली बार शिवम उससे कहीं कमजोर था और फिर भी बच निकला था। लेकिन कुछ ही दिनों में वही शिवम इतनी तेजी से मजबूत हो गया कि नमन तक को मार डाला। ऐसा व्यक्ति बेहद खतरनाक था। आज उसे हर हाल में खत्म करना जरूरी था। लेकिन कुछ समय बाद कोगर को एहसास हुआ कि वह शिवम को पकड़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इस पहाड़ पर हर जगह रॉक मॉन्स्टर्स भरे हुए थे। पहले डीमंस ने कई को मार दिया था, लेकिन खासकर ऊपर की ओर अभी भी बड़ी संख्या में रॉक मॉन्स्टर्स मौजूद थे। शिवम की आकृति कुछ बार चमकी और वह पहाड़ की ढलान के मध्य तक पहुंच गया। तभी कई रॉक मॉन्स्टर्स दहाड़ते हुए उसकी ओर टूट पड़े। ये रॉक मॉन्स्टर्स उसी पहाड़ की चट्टानों जैसे थे, लेकिन मास्टर लेवल शक्तियों द्वारा परिष्कृत किए गए थे। उनके शरीर बेहद घने और कठोर थे, डिवाइन सुप्रीम एस से भी अधिक सख्त। उनके रूप भी अलग अलग थे, कुछ जंगली जानवरों जैसे, कुछ मानवाकार और कुछ पूरी तरह डेमन जैसे। एक साथ 3 रॉक मॉन्स्टर्स ने शिवम पर हमला किया और उसके 3 अहम स्थानों को निशाना बनाया। शिवम ने ग्रेट विंड टेक्निक का उपयोग किया। उसका शरीर लगातार हवा से ढका रहा। उसने सीधे टक्कर लेने के बजाय अपनी देह को धुंधला कर दिया। वह एक भूत की तरह इधर उधर चमका, तीनों हमलों को चकमा दिया और अगले ही पल रॉक मॉन्स्टर्स के पीछे प्रकट हुआ। फिर वह बिना रुके पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहा था, रॉक मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। लेकिन ग्रेट विंड की मदद से शिवम उनके हमलों से बचता गया। जहां टालना संभव नहीं होता, वहां वह सीधे घूंसा मारकर रास्ता बनाता। कुछ ही समय में वह दर्जनों रॉक मॉन्स्टर्स को पीछे छोड़ते हुए चोटी के काफी नजदीक पहुंच गया। वहीं कोगर की गति शिवम जैसी नहीं थी। वह अपने जादुई चाकू पर निर्भर था। रास्ते से हटो, कोगर चिल्लाया और चाकू लगातार चलाता रहा। रॉक मॉन्स्टर्स एक एक करके उछलकर दूर जा गिरने लगे जैसे गेंद हों। कुछ तो उड़ते हुए शिवम की ओर आ गए, जिससे शिवम को बचने पर ध्यान देना पड़ा और उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई। कोगर पागलपन की तरह हमला करता गया। इस तरह थोड़ी थोड़ी करके कोगर और शिवम के बीच की दूरी कम होती चली गई। अपनी भीषण युद्ध शक्ति के सहारे कोगर ने सामने आने वाले रॉक मॉन्स्टर्स को बेरहमी से कुचलते हुए लगातार शिवम का पीछा किया। दोनों के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही शिवम ने महसूस किया कि कोगर बहुत पास आ गया है, उसने तुरंत अपनी दिशा बदल दी और एक तरफ की ओर खिसक गया, जिससे दोनों के बीच का फासला फिर से बढ़ गया। कोगर ने लगातार कई बार पीछा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार शिवम उससे बच निकलता रहा। कोगर भीतर से उबल रहा था, पर वह आखिरकार एक बेहद चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति था। कुछ ही पलों में उसने खुद को शांत कर लिया। हूँ तो इस लड़के को अभी थोड़ी देर और जिंदा रहने देता हूँ। जैसे ही मैं दोनों नक्शे हासिल कर लूंगा और डेवल द्वारा छोड़ी गई फॉर्चून पा लूंगा, इन पूरी तरह पराजित हो जाएगा। तब चाहे मैं अकेला ही क्यों न रहूं, मैं पूरे इन के लोगों को मार सकता हूं। ये सोचते ही कोगर की आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसने शिवम का पीछा छोड़ दिया और सीधा पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ पड़ा। सच कहें तो उसे बाकी डेमन जीनियस के जीवन या मृत्यु की कोई परवाह नहीं थी। चाहे बाकी सब डेमन मर भी जाएं, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
जब तक वह दोनों नक्शे पा ले इन की किस्मत तय हो चुकी थी। फॉर्चून हाथ में आते ही वह लगभग अजेय हो जाएगा, उसकी युद्ध शक्ति और भी भयानक हो जाएगी। उस हालत में इन चाहे जो भी उपाय कर ले उसे रोक नहीं पाएगा। वह पूरे संसार में इन के लोगों का पीछा करेगा और एक एक करके सबको मार डालेगा और इस युद्ध में अंतिम जीत उसी की होगी। इसीलिए उसके लिए दोनों नक्शे ही असली कुंजी थे। उसने शिवम को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और पूरे वेग से नक्शों की ओर बढ़ गया। शिवम का हाव भाव भी बदल गया। उसे भी साफ समझ आ रहा था कि दोनों नक्शे ही निर्णायक हैं। अगर कोग्र ने दोनों नक्शे पा लिए तो चाहे वह बाकी सभी डीमंस को मार भी दे, सब व्यर्थ होगा। इसी कारण शिवम ने भी पहाड़ की चोटी की ओर दूसरी दिशा से दौड़ लगाए। कोग्र अपनी कच्ची ताकत पर निर्भर था, सीधे, बेकाबू और बेहद तेज। वहीं शिवम की शारीरिक गति और भी अधिक थी और अपनी युद्ध शक्ति के साथ मिलकर वह कोग्र से जरा भी धीमा नहीं था। दोनों अलग अलग दिशाओं से पहाड़ की चोटी की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। मिलीनियर मैन मैजिकल योद्धा और मिस्टीरियस मैन गंगा दोनों के एपिसोड रेगुलर फ्री में एक एपिसोड अपलोड होगा। आज भी आएगा। इस टाइम मेंटेनेंस वर्क है, इसी वजह से हो सकता है अवेलेबल ना हो पाए कुछ एपिसोड्स। मैक्सिमम एपिसोड हम लोग अपलोड कर दिया करेंगे। और मिस्टीरियस मैन गंगा के 2 डेली एपिसोड आते हैं मेंबरशिप में। ये ऐसे ही आते रहेंगे। हो सकता है आज एक एपिसोड ही आए मेंबरशिप में, ऑलरेडी से अपलोड कर दिया था कल। ऐसे ही हम लोग हमेशा अपलोड करते रहते हैं। 3-4 दिन से एपिसोड नहीं आ रहे थे इसके। अब स्टार्ट कर दें दोबारा से। मैं बाहर गया हुआ था, इस वजह से नहीं आ पा रहे थे एपिसोड। और बाकी सीरीज़ के भी एपिसोड अब आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। बाकी नए चैनल भी बनाऊंगा, मैं बहुत जल्दी बना दूंगा। और इसी वीक में सारे एपिसोड में देता रहूँगा अल्टरनेट करके। एक नया एपिसोड आपको डेली मिल जाएगा किसी न किसी सीरीज़ का। और आज सारे सीरीज़ के अपलोड कर दूंगा मैं इस एपिसोड। और बाकी मैं 3-4 दिन से था नहीं, इस वजह से नहीं आ पा रहे थे एपिसोड। अब आएंगे डेली पहले की तरह। और आज सारे सीरीज़ के एपिसोड अपलोडिंग हो जाएंगे।